और आपको ना इसमें 2-3 चीजें पढ़नी है, जैसे 1 मिनट पढ़नी है। फर्स्ट तो यही है कि कंकाल तंत्र जान लेते हैं पहले आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट है मानव कंकाल, दूसरा है पेशियां एवं पेशियों की गतियां, है ना, और तीसरा है दांतों की संरचना, नेक्स्ट है पाचन तंत्र, और उसके बाद है परिसंचरण तंत्र। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, और ये दो 4-5 टॉपिक हैं वो आपके 3 या 4 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनके अंदर की चीजें देखी जाए तो वो सब कुछ चीजें पूछी गई हैं। जैसे मान लो मानव कंकाल है तो इसमें ये भी पूछा गया है कि जो अस्थि की रचना होती है वो क्या है, अस्थि है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है। मानव कंकाल से मतलब ऑल ओवर पूरा है, हड्डियां वड्डियां जो हैं वो किस प्रकार से हैं, कितनी पाई जा रही हैं, कौन कौन सी हैं, ये देखना है। और दूसरा है जॉइंट, जो मानव शरीर में जो जॉइंट होते हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या कहलाते हैं। आज इन बातों पे थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। बाकी का जो नेक्स्ट है वो अगली क्लासेस में करी करेंगे उनको। तो चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। हाँ, कितने लोग हैं? 67 साल, है ना। और सबसे पहले ये जानना है कि मानव कंकाल या कंकाल तंत्र है क्या, कंकाल क्या है, और जो ह्यूमन बीइंग का कंकाल है उसमें लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, या वो कैसे बना है, किस प्रकार का ढांचा है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कंकाल तंत्र क्या है। तो सीधा सा है कि शरीर को सहारा प्रदान करने के लिए, और जो शरीर की आकृति है, एक निश्चित आकृति है, उसको बनाए रखने के लिए, और जो शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं उनको यथावत एक स्थान पर बनाए रखने के लिए एक ढांचे के जैसी कोई संरचना है, जिसे क्या कहा गया है, कंकाल कहा गया है ना। और पूरा ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो पूरा एक सिस्टम है, उसे ही क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कशेरुकी प्राणियों में अस्थियों का बना हुआ एक सुदृढ़ कंकाल है, जिसे क्या कहा जाता है, अस्थि पंजर या कंकाल तंत्र। काम क्या होता है, वही है कि शरीर को सहारा प्रदान करेगा, शरीर है उसकी एक निश्चित निश्चित आकृति और आकार बनाएगा। क्योंकि अगर मान लो कंकाल तंत्र नहीं होगा या कंकाल नहीं होगा, हड्डियां नहीं होगी, तो जो शरीर के आंतरिक अंग है वो क्या करेंगे, ऐसे ही भाग के जाएंगे इधर उधर, कोई अभी अपनी जगह पर नहीं होगा। और मान लो अगर हम लोकोमोशन करेंगे, गमन, तो वो भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होंगी, या नहीं होंगी तो क्या होगा, कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा। तो वही है कि शरीर को सहारा देने के लिए और एक यथावत आकृति बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, या एक ढांचे की जैसी संरचना है, जिसे क्या कहते हैं, कंकाल। अब बात आती है कि कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का है, एक होता है बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल, जिसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। जो बाहरी कंकाल है उसमें क्या होता है कि इसकी जितनी सारी संरचनाएं होती हैं या रचनाएं होती हैं, प्रथम वाले की बात हो रही है, जो बाह्य कंकाल है या एक्सोस्केलेटन है, वो क्या है कि इसकी जितनी सारी रचनाएं होती हैं वो क्या है कि जैसे मान लो जो त्वचा है उसकी बाहरी परत में ही स्थित होती है। त्वचा की जो बाहरी परत होती है या त्वचा है, उसके ऊपर ही जितनी सारी संरचनाएं स्थित हैं वही क्या कहलाती हैं, एक्सोस्केलेटन, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर स्तनियों की बात करें तो क्या क्या पाया जाता है उसमें, बाह्य कंकाल में नाखून है, खुर हो गए, सींग हो गए, है ना, बाल हो गए, ये सभी क्या होते हैं, जो हमारी बाहर वाली त्वचा है या एपिडर्मिस है उसकी बनी हुई संरचनाएं हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, बाह्य कंकाल। और अंतः कंकाल का मतलब होता है कि जो त्वचा के नीचे स्थित है, और उसमें आती हैं अस्थियां और उपास्थियां, मतलब बोन और कॉर्टिलेज। किसकी बना हुआ है कंकाल है, वो किसका बना हुआ है, संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। और खास बात यह है कि इसमें जीवन भर वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। अब वो एक अलग बात है कि वो वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, या फिर मान लो जो डैमेज हो गया है वो ठीक हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। और दूसरा ये है कि जितनी सारी अस्थियां होती हैं वो आपस में परस्पर जुड़ी रहती हैं। किसके माध्यम से जुड़ी हैं, जैसे एक होते हैं स्नायु, दूसरे होते हैं टेंडोन, लिगामेंट और
टेंडोन, है ना, इनके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। मान लो मांसपेशियों से जुड़ी हुई हैं या हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा कुछ। और जो अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है वो वाला विज्ञान कहलाता है ऑस्टियोलॉजी या अस्थि विज्ञान। चलिए, ये क्लियर हुआ कि बाह्य कंकाल और अंत्य कंकाल क्या होता है। बाह्य कंकाल का मतलब होता है त्वचा के ऊपर जितनी सारी संरचनाएं पाई जा रही हैं वो क्या कहलाती हैं, बाह्य कंकाल। जैसे स्तनियों की बात हो गई तो रोम, मतलब बाल हो गए, नाखून हो गया, सींग हो गए, खुर हो गए, है ना। और मान लो आप छिपकली में देखेंगे तो आपने देखा होगा उसकी पूंछ पर पीछे थोड़े उभार के जैसे संरचनाएं होती हैं जिनको क्या कहते हैं, स्केल्स, वो हो गए। और पक्षी हैं तो उनके जो क्या कहते हैं, पंजे होते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जैसे छिपकली की पूंछ के ऊपर पाई जा रही है, वो भी हो गया, है ना। और मछलियां हैं तो मछलियों में भी स्केल्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी पर। तो ये किससे बनी हुई संरचनाएं होती हैं, अधिचर्म या त्वचा की बनी हुई संरचनाएं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, बाह्य कंकाल। और अंतः कंकाल से मतलब होता है कि त्वचा के अंदर जो पाया जा रहा है अस्थि और उपास्थियां, वो क्या है, अंतः कंकाल। क्लियर हुआ। यस मैम। चलिए, मैम उपाधियों का इंग्लिश नेम क्या है? दोबारा से कहिए प्लीज। मैम उपाधियों का इंग्लिश नेम क्या है? कार्टिलेज। ठीक है मैम। कार्टिलेज आपने देखा है, जैसे हाँ, जैसे कान है ना, कान में कोई हड्डी नहीं पाई जा रही है, अंदर की बात नहीं हो रही है, कान के पिन्ना की बात हो रही है। तो जो कान का पिन्ना बना हुआ है, मतलब जो कान बाहर वाला एरिया है ना जो हमको दिख रहा है, ये किसका बना है, कार्टिलेज का बना हुआ है। नाक जो होती है ना, नाक की जो टिप होती है ना, उस पर वहां हड्डी नहीं होती, नाक की जो हड्डी है वो थोड़ा सा अंदर से जाके शुरू हो रही है, तो वो भी क्या है, कार्टिलेज है। और जैसे मान लो गर्दन है तो गर्दन में भी छल्ले से पाए जा रहे हैं, वो किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं। हाँ पूछो आशु। मैम ये पूछ रही थी मैं, जो आपने बताया हड्डियां मांसपेशियां किससे जुड़ी होती है, स्नायु और क्या बताया था, टेंडोन या कंडरा। क्या? ठीक है, देखो, एक तो होता है लिंगामेंट, लिंगामेंट का मतलब होता है स्नायु, है ना। दूसरा होता है टेंडोन या कंडरा। क्लियर हुआ। चलिए, ये क्लियर दोनों हो गए। पॉइंट क्या है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। अब आपको ये जानना है कि जो अस्थि है उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो सीधा सा है, कठोर ऊतकों से ढका हुआ निर्मित ढांचा ही क्या कहलाता है, आपका अस्थि संस्थान है। और जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, किसी भी बोन की एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब होता है उसकी एक आंतरिक संरचना है। अब आप इसमें ये देख पा रहे होंगे, ये जो हड्डी दिख रही है वो कौन सी है, शरीर की कोई भी लंबी हड्डी है, जैसे मान लो हाथ की हो गई या मान लो पैर की हो गई, लंबी हड्डी का अगर आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए, जो हड्डियां हैं उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो सबसे बाहर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है, पेरियोस्टियम। तो अगर ये पूछा जाए कि जो हड्डी है उसके बाहरी जो परत होती है वो क्या कहलाती है, पेरियोस्टियम। जो मैट्रिक्स होता है वो उसके अंदर भरा हुआ मटेरियल है ना। और इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आपने सुना होगा कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया, थोड़ा सा साल्ट है ना, हल्का सा वाटर है, और बहुत सारे आयंस हो गए। ये चीजें क्या होती हैं, मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। और एंडोस्टियम दिख रहा है क्या इसमें, हाँ दिख रहा है। एंडोस्टियम का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं, बोन मैरो है ना, उसका जो उसके वाला जो भाग है वही क्या कहलाता है, ऑस्टियम, सॉरी एंडोस्टियम। मैम फिर से बताना एक बार। वेट, साउंड मैम नहीं एक आ रहा बार है तो। बोन मैरो का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। देखिए, बोन मैरो का मतलब होता है कि जैसे आपको ये हड्डी दिख रही है बड़ी, ठीक है, अब हम इसमें ऐसे बात करते हैं कि जो बोन मैरो है वो क्या है। सबसे पहले तो ये जानना है कि वो पाई कहाँ जाती है। तो जो बोन मैरो होती है वो पाई जाती है शरीर की लंबी अस्थियों में। आप ये कहो कि खोपड़ी की जो अस्थियां हैं उनमें बोन मैरो पाई जाएगी, नहीं होती। या वर्टिब्रा है उसमें पाई जाएगी, नहीं पाई जाती। लेकिन ऐसा है कि जैसे अगर ये पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था में रुधिर का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, तब वो कंडीशन बनती है कि हाँ वर्टिब्राएं भी बना रही हैं। वर्टिब्राओं का मतलब होता है जो कशेरुकदंड होता है ना हमारा, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, उसकी जो हड्डियां हैं
तो भ्रूणी अवस्था में मतलब जब भ्रूण का निर्माण होता है तब तो वहां भी रुधिर बनता है, और मान लो जो खोपड़ी की हड्डियां हैं उनमें भी बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं वहां पर वो चीजें नहीं होती। तो बड़े होने के बाद या मैच्योर होने पर जैसे जैसे बढ़ रहा है आयु के अनुसार, तो क्या होता है कि जो रुधिर का निर्माण है वो केवल बोन मैरो में ही होगा। और बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? जो शरीर की लंबी हड्डियां हैं केवल उनमें ही, जैसे मान लो हाथ की है, पैर की हो गई, ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया फिबुला है, या मान लो रेडियस अल्ना है, ये हड्डियां होती हैं। तो केवल इनमें ही पाई जाता है बोन मैरो। करता क्या है कि जो बोन मैरो ना, आप उसको ऐसे देखिए, दो भाग हैं, एक होता है येलो बोन मैरो, दूसरा है रेड बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है वो तो होता है बीच वाला एरिया, आपको इसमें दिख रहा होगा, लिखा हुआ है येलो बोन मैरो, है ना। और देखो ये लिखा हुआ है येलो बोन मैरो क्योंकि वो ये वाला भाग है। और दूसरा होता है रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो का मतलब होता है, जैसे ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो ये वाला भाग है ये रेड बोन मैरो है, क्योंकि वो रेड दिख रहा है। किस लिए? क्योंकि वहां पे रुधिर वाहिनियां पाई जा रही हैं और रुधिर का निर्माण यही हो रहा है। तो जो रुधिर का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? लंबी हड्डियों के अग्र और पश्च सिरों के जो एरिया होता है वहां पर, जहाँ रेड बोन मैरो पाया जाता है। जो ये बीच वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा है? येलो बोन मैरो। हालांकि ये होता है कि जैसे मान लो बीमार बीमार हो जाओ या रुधिर की कमी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो यहाँ पर भी रुधिर का निर्माण होने लग जाता है। हम्म, चलिए इसको अभी देखेंगे दोबारा से एक बार फिर से। हाँ हाँ, तो अस्थि मज्जा क्लियर हुआ क्या है? मैम एंडोस्टियम फिर से बता दो। एंडोस्टियम, रुकिए अभी हम आपको ना सारी चीजें दोबारा से बताते हैं। देखिए एक तो कभी कभी ये एक क्वेश्चन बनता है हेवर्सियन तंत्र जो लिखा हुआ है ना, ये जो तंत्र होता है ना वो केवल पाया जाता है जो स्तनधारी होते हैं ना या मैमल्स हैं उनमें ही पाया जा रहा है, बाकी का और किसी में नहीं होता। हेवर्सियन का मतलब होता है कि कुछ नलिकाओं के जैसी संरचनाएं हैं जो कि हड्डी में बन जाती हैं, कुछ ऐसी हेवर्सियन तंत्र, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम का मतलब होता है कि जो बोन है उसके ऊपर एक लेयर पाया जा रहा है जो क्या कहलाती है, एक परत है जिसको क्या 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 कहा गया है? पेरियोस्टियम, है ना। उसके नीचे क्या पाया जा रहा है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कुछ भरा हुआ है, हड्डी के अंदर कुछ भरा हुआ है, मतलब वो जो कवर है पेरियोस्टियम उसके अंदर कुछ भरा हुआ है जिसे क्या क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, है ना। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो क्या क्या पाया जाता है? तो बात हो रही थी कि जैसे इसमें क्या क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। और जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें मान लो ये आगे दिया हुआ है थोड़ा सा, देखो ये है, जो कार्बनिक पदार्थ है वो 30 से 35 या 40% होते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो लगभग 70% होता है। और उसमें भी क्या क्या पाया जा रहा है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, फ्लोराइड है, और प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन कौन सी होती है? अस्थि की जो प्रोटीन होती है वो कहलाती है ओसिन, है ना। अस्थि की जो प्रोटीन होती है वो क्या कहलाती है? ओसिन। क्लियर हुआ? और उपास्थि की जो प्रोटीन होती है वो कहलाती है कॉन्ड्रिन। मैं एक बार और रिपीट करना, प्रोटीन की जो आपने नेम बताया वो। अस्थि में जो पाई जाती है वो कहलाती है ओसिन, और जो उपास्थि में पाई जाती है वो कहलाती है कॉन्ड्रिन। ठीक है। ओके मैम।
चलिए तो दोबारा से वहीं पे आ जाते हैं कि पेरियोस्टियम क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें ये बता दिया था कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है कि अकार्बनिक पदार्थ हैं और कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ हैं। और जो प्रोटीन पाया जा रहा है, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ वाला जो एरिया है उसमें क्या क्या होता है कि प्रोटीन होती है कौन सी वाली, ओसिन। और जो प्रोटीन है वो कौन सी है, ओसिन। कौन है भाई, तृप्ति क्या हो गया? अब क्या है कि उसमें और क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि जो प्रोटीन होती है वो लगभग 95% भाग होती है, बाकी का जो 5% भाग होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह कुछ होते हैं। अकार्बनिक में वही है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट ये सभी पाया जा रहा है। और ऐसा मानते हैं कि जो बोन होती है ना, उनका जो वेट होता है वो हमारी ऑल ओवर बॉडी का जितना वेट है उसका लगभग 2% है ना। मतलब 2% भाग जो होता है वजन का, वो लगभग किसके कारण होता है, क्या बोन के कारण है। सबसे ज्यादा जो कैल्शियम पाया जा रहा है वो भी कहाँ पाया जा रहा है, बोन में ही पाया जा रहा है। दूसरा है एंडोस्टियम। तो आपको एंडोस्टियम को ऐसे समझना है कि हड्डी का जो क्या कहते हैं, जो बोन मैरो है ना, अंदर जो बोन मैरो पाया जा रहा है, बोन मैरो की जैसे जो संरचना पाई जा रही है उसका ही भाग है एक तरह से, जिसको क्या कहते हैं, एंडोस्टियम। क्लियर हुआ? नहीं मतलब बोन मैरो की जो आप मैम, सुनिए, एंडोस्टियम फिर से समझिए। एंडोस्टियम का मतलब होता है जो बोन मैरो है ना, उसके ऊपर की जो लेयर है वो क्या कहला रही है, एंडोस्टियम। और जो अस्थि है उसके ऊपर की जो लेयर है वो क्या कहला रही है, पेरियोस्टियम। अब क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ देखिए, आप ना उसको ऐसे देखिए, ये जो अंदर वाला एरिया है, ये जो भरा हुआ है, कलर क्यों नहीं आ रहा, वेट, चलिए देखिए आप इसको ऐसे देखिए, जो ये वाला भाग है, देखिए अगर आप हड्डी को अंदर से ऐसे देखेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, जैसे देखिए ये वाली संरचना है। तो आपको इसमें अंदर क्या दिख रहा है, बहुत सारी कैनाल्स दिखाई दे रही है ना। इनको क्या कहते हैं, ट्रेबेकुली। मतलब अंदर एक जाल की जैसी संरचना पाई जा रही है, उसे क्या कहा जा रहा है, ट्रेबेकुली। और इसी में पाया जाता है हेवर्सियन तंत्र। तो हेवर्सियन तंत्र का मतलब भी वही होता है कि मतलब हड्डियों के अंदर एक महीन नालियों के जैसी कुछ संरचनाएं पाई जा रही हैं, उनको ही क्या कहा गया है, हेवर्सियन नलिकाएं कहा गया है। और ये एक दूसरे से मतलब आड़ी टेढ़ी तिरछी ऐसी कुछ जुड़ी रहती हैं, उनको कहते हैं वॉकमैन नलिकाएं। अब क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ चलिए। और नेक्स्ट आगे बढ़े। यस मैम। चलिए ये है अस्थि का रासायनिक संगठन क्या है। तो इसमें बात हो गई थी कि 30 या 40% के आसपास क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और उसमें भी क्या पाया जा रहा है, ओसिन प्रोटीन है। और जो 5% भाग है वो किसका है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। और बाकी का अकार्बनिक पदार्थ है या आयंस है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ऐसे कुछ पाया जा रहा है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि अगर मान लो एक बोन है और उसको अगर आप किसी एसिड में डुबो देते हो तो क्या होगा। तो क्या होता है कि वो बोन को अगर आपने एसिड में डाल दिया है तो उसके जो साल्ट होते हैं ना, लवण जो पाए जाते हैं, मैं तो जो लवण होते हैं वो घुल जाते हैं एसिड के कारण। और इसीलिए क्या होता है, जो हड्डी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, लचीली हो जाएगी, बाद में टूट जाएगी, है ना। तो ये कारण, ये कंडीशन कब बनती है, बुढ़े बुढ़े हो जाते हैं तो मतलब बुढ़ापे में देखा होगा हड्डियां टूट जाती हैं तो वो रिपेयर नहीं हो पाती हैं। तो वहाँ वही होता है कि जो साल्ट होते हैं उनकी संख्याएं, सॉरी उसकी मात्रा कम हो रही है या ऐसा कुछ हो गया है। और अगर मान लो क्या किया जाए कि जो हड्डी है अगर उसको जलाया जाए तो क्या होगा,
तो होता ये है कि जो ओसिन प्रोटीन होती है ना, या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो तो धुआं बन के उड़ जाते हैं, और जो लवण होते हैं, जो साल्ट है, केवल वही राख के रूप में बचे रह जाते हैं। ये क्वेश्चंस कभी 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 पूछे जाते हैं। और अगर मान लो आप हड्डी को किस में रखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर रख देते हैं, तो क्या होगा कि जो बोन पर जितनी सारी मसल्स लगी हैं वो सभी गल के साफ हो जाएंगी, मतलब जो हड्डी है वो पूरी साफ दिखाई देने लग जाएगी। तो देखा होगा आपने म्यूजियम वगैरह में जो हड्डियां रखी जाती हैं देखने के लिए, तो वहां भी वही मेथड अपनाया जाता है, और वहां तो डैमेज से बचाने के लिए उन पे स्पेशल प्रोसेस भी करवाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया है उसका, या मान लो छोटे जो गुब्रेला गुब्रेला टाइप के जो जीव होते हैं ना, उनको रख के, क्योंकि वो जो स्किन वगैरह होती है या मसल्स होती है उनको खा के वो चट कर देते हैं, तो क्या होता है, हड्डी क्लीन हो जाती है। क्लियर? मैम हमारे आपने जो हेयर्स बताया कभी खराब नहीं होते क्या? दोबारा से पूछिए। मैम वो ये पूछ रही है कि हमारे हेयर्स कभी खराब नहीं होते क्या? क्या? जो मैम बालों हेयर होते हैं हाँ, वो कभी खराब नहीं होते क्या? नहीं रखे रहते हैं, वो नॉर्मली मतलब डेड हैं, वो डेड ही हैं, वो क्या और ज्यादा डेड होंगे, अच्छा, ओके मैम। है ना। डिपेंड ये करता है, जैसे मान लो नाखून है, बाल हैं, पंजे हो गए, ये क्या होते हैं, डेड मटेरियल होता है ना। और किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं मोस्टली। और दूसरा ये है कि इनकी ग्रोथ डिपेंड ये करती है कि आपकी बॉडी में जो वेस्ट सेल है वो कितनी हो रही है, ऐसा कुछ। और खास बात यह है कि इनमें नर्व सेल नहीं पाई जाती, तो इनको काटने पर, खींचने पर पेन नहीं होता। बालों को देखा होगा आप, बीच में से तोड़िए, काटिए, कुछ भी करिए, पेन नहीं होगा। बट उसका जो रूट वाला एरिया होता है, जो स्किन में अंदर लगा हुआ है रूट, है ना, वहां पेन होता है, क्योंकि उसका ग्रोथ वहां से हो रहा है। और जो ग्रोथ होती है वो रूट, मतलब जो बाल है उसकी जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है, रूट वाले एरिया से हो रही है, ना कि आगे की ओर से। जैसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि बाल हमेशा आगे की ओर से बढ़ रहे हैं, वहां से नहीं बढ़ रहे। कहाँ से बढ़ रहा है, स्किन की ओर से बढ़ रहे हैं, जहां पर उनका रूट पाया जा रहा है। ओके मैम। मैम आपने जो हड्डियों को चलिए, जलना बताया उसे एक बार बता दो। देखो हड्डियों के जलने में क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी हड्डी को जलाओगे, तो उसमें क्या निकल जाता है और क्या बचता है। तो जब हम उसको जलाते हैं, तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना जितने सारे, वो तो सभी जल के धुएं के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और जो राख बचता है ना, वो केवल क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, मतलब जो लवण होते हैं ना, केवल वही बचते हैं। बाकी का जो कार्बनिक पदार्थ है वो सभी धुएं के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ओके मैम। क्लियर? हाँ, दूसरा आप ये जान लीजिए कि कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि जो अस्थि की जो सेल होती हैं, या अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो वो कहलाती हैं ऑस्टियोसाइट। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं, वही है जो मैट्रिक्स है ना, उसी में भरी हुई है, बंद रहती है, और वही बार बार निर्माण करती रहती है, नई सेल बनाती जाएंगी। तो क्या होता है, नई सेल बनेंगी तो हड्डियां क्या होंगी, मोटी होंगी। मैम फिर से ठीक है, मैम फिर से बता दो। अस्थि की जो सेल होती है ना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अस्थि निर्माण करने की जो कोशिका होती है, या किससे अस्थि की जो सेल, आप इसको ऐसे समझिए, जो अस्थि की सेल होती है उसे क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। क्लियर हुआ? ओके मैम। हाँ, चलिए। मैम ये मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है? हाँ, मैट्रिक्स ही है, जो सेल होती है ना वो अंदर मैट्रिक्स में ही भरी हुई है ना, क्योंकि उसमें टिश्यूज के जैसा कुछ पाया जा रहा है, संयोजी ऊतक पाया जा रहा है। तो देखा होगा जैसे बच्चे हैं तो उनकी हड्डियां अभी पतली हैं, छोटी हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो हड्डियां साइज में भी बड़ी हो रही हैं, मोटाई में भी बड़ी हो रही हैं। कैसे बड़ी हो रही हैं, नई सेल बन रही हैं, नया मैट्रिक्स जम रहा है उसके ऊपर, है ना। तो इसलिए वो मोटाई में भी बढ़ रही हैं और लंबाई में भी बढ़ रही हैं। बाद में ये होता है कि मैचुरेशन के बाद फिर उनमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, ओके मैम। मतलब उनमें विभाजन की क्षमता बाद में खत्म हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट ये है कि जो अस्थियां हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट तो वही है
कि अस्थियों के कारण ही क्या होता है, शरीर को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान किया जाता है, कि पर्टिकुलर शेप बनाई जा रही है किसी की भी। जैसे मान लो भाई इंसान है तो इंसानों के जैसी बॉडी बनी हुई है, गाय भैंस भेड़ बकरी है तो इनका जो आकार है या आकृति है वो दूसरे प्रकार की है, क्योंकि उनके बोन की संरचना ऐसी है और उसी के अनुसार उन पर स्किन भी है ना। दूसरा है कि शरीर को सहारा प्रदान करती है। तो वही है कि जो शरीर है उसको यथावत कैसा रखेंगी, सीधा रखेंगी। झुकेगा तो मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? क्योंकि उसमें जॉइंट पाए जा रहे हैं। और अगर मान लो अगर ऐसा होता कि पूरा जो हमारा ढांचा बना हुआ है या पूरा शरीर है, अगर वो एक ही हड्डी का बना होता, ऑल ओवर एक ही हड्डी होती शरीर में, तो क्या करते हम? झुक पाते? नहीं। कुछ काम कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। मतलब सीधा स्ट्रेट के स्ट्रेट ही रहते। जैसे मान लो अभी ऐसे है कि भाई हाथ है, सीधा कर लो, मोड़ लो, घुमा लो, तो वो चीजें नहीं हो पाती। तो वो चीज नहीं होती कि अगर एक ही हड्डी का बना हुआ होता तो काम नहीं कर पाते, है ना। दूसरा सेकंड वही है कि शरीर को सहारा प्रदान करती है। जैसे मान लो हम कूदते हैं या ऐसे कुछ करते हैं तो सब कुछ स्थिर रखा जाता है। और शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, तो इसका देखो आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो ब्रेन है तो ब्रेन अंदर पाया जा रहा है, ऊपर क्या है, स्कल पाया जा रहा है, मतलब खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वो पाई जा रही हैं। क्या कर रही हैं? अंदर जो भरा हुआ है ब्रेन या जो ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनकी सुरक्षा कर रही हैं। और दूसरा आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो रिब्स जो होती हैं, पसलियां, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स की सुरक्षा करती हैं। जैसे जो पसलियों वाला एरिया है उसके नीचे क्या क्या पाया जा रहा है, आपका हार्ट है, सुरक्षित है उसी के कारण। फेफड़े भी उसी में सुरक्षित है ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मान लो वहां पर रिब्स ना हो तो एक अच्छा सा थप्पड़ मारो या मान लो कुछ भी चोट लगेगी, हार्ट तो वैसे ही फट जाना है भाई, मांसपेशियों का ही तो बना हुआ है। फेफड़े हैं वैसे ही डैमेज हो जाने हैं अगर वहां पे हड्डियां नहीं होंगी। तो ये क्या करती हैं, जो शरीर के अंदर जो भी कोमल अंग है या ऐसे कुछ है तो उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। आगे आपने देखा होगा पसलियां पाई जा रही है, पीछे क्या पाया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है। पसलियां आगे से पीछे तक होती हैं तो वो दोनों ओर से सुरक्षा कर रही हैं जो सॉफ्ट टिश्यू है उनकी। मतलब शरीर के अंदर जो कोमल अंग है, जैसे मान लो हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, ऐसा कुछ। क्लियर होगा? दूसरा नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है गति एवं प्रचलन में सहायता करना। प्रचलन, ये थोड़ा मिस्टेक है। प्रचलन में सहायता करना मतलब वही है कि कहीं आना जाना, वस्तुओं को उठाना, काम करना, और ऐसा कुछ। ठीक है। और जैसे मान लो अस्थि है, वो सीधी जा रही है लेकिन उसके साथ मांसपेशियां भी जुड़ी हुई हैं, ऐच्छिक वाली मांसपेशियां, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से उसको वापस भी ले आते हैं। और हमारी इच्छा होती है तो अब हम उसको ऐसे भी सीधा कर सकते हैं, चल सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और अगर मान लो हड्डियों के साथ या अनैच्छिक पेशियां लगी हो तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अनैच्छिक पेशियां हैं, मतलब वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेंगी। या जैसे आप ये समझिए, जो आंतरिक अंग जो होते हैं ना, उनमें भी क्या होता है, वही चीजें होती हैं, अनैच्छिक ही होते हैं। जैसे मान लो आपने खाना खाया, निगल तो लिया, निगलना आपके ऊपर है कि आप उसको निगलना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही निगल लिया, बाद में जो पाचन की क्रिया हो रही है वो स्वतः हो रही है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। सांस लेना है, छोड़ना है, ये स्वतः हो रहा है। हालांकि हम इसको अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मतलब वो स्वतः होती है, आप सो जाइए आंखें बंद करके, गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्वतः हो रही है। हार्ट बीट है, आराम से हो रहा है स्वतः। आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई हमारा मन है तभी धड़केगा या अभी बंद हो जाए या अभी स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों होता है वहां ऐसा? क्योंकि वो जो पेशियां होती है वो कैसी है, अनैच्छिक है। नेक्स्ट, रुद्राणुओं का निर्माण करना। रुद्राणु का मतलब हो गया वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी, है ना। तो बता दिया गया है कि जो ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, शरीर की हड्डियों में। किसमें? बोन मैरो में। नेक्स्ट है कैल्शियम एवं फास्फोरस का भंडार गृह। तो सबसे ज्यादा जो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, अस्थियों में। और ऐसा मानते हैं कि शरीर का लगभग 97% कैल्शियम अस्थियों में ही पाया जाता है। और इन्हीं के कारण क्या होता है, अस्थियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं।
और जब कभी मान लो शरीर को थोड़ी आवश्यकता होती है कैल्शियम की, फास्फोरस की या इनकी, तो ये वहां से जो शरीर है हड्डियों से इनको ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, सुनने में सहायक। तो सुनने में सहायक से मतलब है कि जो कान की जो हड्डियां होती है ना, अंदर जाके टर्न होती हैं बहुत बार। कॉक्लिया एक संरचना होती है, वो कई बार टर्न हो जाती है। तो टर्न होने का मतलब होता है अंदर जाने के बाद फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब जो साउंड कान में जा रही है तब थोड़ी सी धीमी है, लेकिन कान में अंदर जाने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि मानव का जो कंकाल तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है अक्षीय, अक्षीय होता है, ये अक्षीय नहीं है, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा है उपांगीय कंकाल तंत्र, एक्सिल, और दूसरा है अपेंडिकुलर। फर्स्ट एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर। अब जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है उसमें ये वाली हड्डियां आती हैं, और सीधा सा है कि जो वयस्क मनुष्य है उसमें ये वाली हड्डियां होती हैं लगभग 80, लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो इसमें इनकी संख्या 87 होती है। क्यों होती है ये आपको भी बाद में बता देंगे। तो आपको ये देखना है कि जो 80 हड्डियां हैं ऊपर वाली, या अक्षीय कंकाल में जो 80 हड्डियां आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। और उससे पहले देख लेते हैं दूसरा उपांगी कंकाल है। तो जो उपांगी कंकाल है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 126। तो ऑल ओवर कितना हो गया, 206 हड्डियां हो गई, है ना। और 206 हड्डियां होती हैं, ये किसी भी मैच्योर में पाई जा रही हैं। और जो अगर बच्चों की बात की जाए तो ऐसे मानते हैं कि उसमें 213 पाई जाती हैं। हालांकि साइकोलॉजी में इसके ऑप्शन कई सारे आते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलेंगे तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है कि लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं, कहीं कहीं ऐसे होता है कि 260 होती हैं, कहीं कहीं 227 के आसपास भी आती हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो लगभग इतना होता है कि इनकी संख्या जो होती है वो 213 के आसपास है। हाँ, तो बात कर लेते हैं अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल है क्या कि जो अक्षीय कंकाल है ना वो सीधा और खड़ा भाग होता है, और इसमें आता क्या क्या है, खोपड़ी, कशेरुकदंड, और वक्ष का जो भाग होता है ना वो वाला, पसलियां, और स्टर्नम। स्टर्नम का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं, पसलियां हैं आगे की ओर जहां से जुड़ी हुई हैं उनको, उसको कहते हैं स्टर्नम। अब जो कपाल है या खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 8। जो फेस होता है उसमें कितनी होती है, 14। कान में होती है 6। कान दोनों की बात हो रही है, एक में 3 है दूसरे में भी 3 है, तो ऑल ओवर कितना हो गया, 6। हायोड जो बोन होती है ना, वो होती है बोन जो निचला वाला हमारा जबड़ा है ना, वो वाली वहां पाई जाती है हायोड। कशेरुकाओं का मतलब होता है रीढ़ की हड्डियां, 26 है। किसमें, विकसित में, या आप कह सकते हैं बड़े लोगों में। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की जो वर्टिब्राएं होती हैं या कशेरुकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 33। उरोस्थी, उरोस्थी का मतलब होता है स्टर्नम, है ना। मतलब पसलियों को आगे से जोड़ने वाला भाग है। और पसलियों की संख्या कितनी हो गई, 12। 12 पेयर होता है, पसलियां हमेशा पेयर में पाई जा रही हैं, तो ऑल ओवर कितना है, 24। अब इनको वन बाय वन एक बार देख लेते हैं कि कौन सी क्या क्या होती है। ये उपांगी कंकाल है, इसको बाद में दोबारा से देखेंगे जब पहले वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मानव कंकाल तंत्र है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। देखिए, उसके पहले आप ये दो तीन चीजें इसमें देख लीजिए कि स्टर्नम कौन सा वाला भाग है। स्टर्नम वाला जो भाग है वो कंकाल तंत्र के पहले ये ऑल ओवर हड्डियां दी हुई हैं कि कहाँ कितनी पाई जा रही हैं। आप इसको ऐसे बड़ा करके भी देख सकते हैं। वही है, क्रेनियम है, मतलब खोपड़ी है उसमें 8 है, चेहरा है उसमें 14 है,
और जो कर्ण अस्थियां हैं वो कितनी है, 6, है ना। तो अगर आपसे ऑल ओवर ये पूछा जाए कि जो स्कल है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी है, 28। ठीक है। अगर क्रेनियम की बात की जाए तो 8, और अगर कपाल की या करोटी की बात की जाए ऑल ओवर पूरा, मतलब जो एरिया होता है ना ऊपर वाला, उसमें फेस वेस कान वान की सारी हड्डियां सम्मिलित होती हैं, तो वो होती हैं ऑल ओवर 28। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा एक बार डिटेल में। हाँ, चलिए हम ये जान लेते हैं कि जो मानव खोपड़ी है उसकी जो अस्थियां होती हैं 8, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट होती है फ्रंटल, तो फ्रंटल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये लिखा हुआ है फ्रंटल। हाँ, क्यों नहीं रहा भाई, हाइलाइटर से यूज करते हैं। दिख रहा है, ये वाली जो हड्डी है आपको दिख रहा होगा, जो ये वाली हड्डी है ये कौन सी है, फ्रंटल। ठीक है, कितनी होती है फ्रंटल, एक ही होती है। दूसरी है पेराइटल, तो पेराइटल जोड़िए कहाँ है, जो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, पेराइटल। कितनी होती है, 2 है। कैसे, एक इधर वाला भाग है, दूसरा इसके अपोजिट भी तो होगा, मतलब आप इसको आगे से ऐसे लेके जाइए, मतलब आप इसको यहाँ से डिवाइड कीजिए, ये वाला एरिया ये तो पूरा आगे का ही है, आप समझ सकते हैं, माथे का जो आगे वाला भाग होता है वो वाला, और जो पेराइटल होती है वो इधर का भी एरिया है और उधर का भी है। और जो आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, ये जो है लाइनिंग के जैसा, इनको क्या कहते हैं, सूचर, है ना। मतलब इनके माध्यम से ही ये जो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। अब, ये तो हो गया पेराइटल, ठीक है, पेराइटल कितनी होती है, 2। और नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल, तो ऑक्सीपिटल में चलिए, ऑक्सीपिटल कितनी है, 1 है। कौन सी वाली है, दिख रहा है आपको जो पीछे वाली है वो ऑक्सीपिटल है। ये वाला एरिया क्या है, ऑक्सीपिटल है, मतलब जो खोपड़ी का जो पीछे वाला भाग होता है ना, ऐसे बोलते हैं छोटी बुद्धि वाला जो एरिया है वो क्या है, ऑक्सीपिटल है, एक ही है बोन। नेक्स्ट है टेम्पोरल, तो टेम्पोरल कौन सी है, ये वाला एरिया टेम्पोरल है, एक इधर हो गई, एक इसकी दूसरी साइड में भी होगी। आप कान वाला एरिया समझ लीजिए टेम्पोरल है, तो एक इधर वाला एरिया है लेफ्ट वाला, दूसरा राइट वाला एरिया एरिया है, तो कितना हो गया, 2, है ना। नेक्स्ट है स्फिनोइड, तो स्फिनोइड आपको, वेट, चलिए स्फिनोइड आपको दिख रही होगी, कौन सी वाली है, ये रहा एरिया स्फिनोइड का, ठीक है, कितनी है, एक ही है। और नेक्स्ट है इथेमॉइड, तो ये वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, इथेमोइड बोन, एरो का निशान लगा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हैं। चलिए, ये तो रही बोन की हड्डियां। बाकी का फेस की अगर बात की जाए तो फेस में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 14। कौन कौन सी हैं, नेजल, नेजल का मतलब होता है नाक का कुछ भाग बनाती है, मतलब जो नाक वाला एरिया होता है उसमें पाई जाती हैं, कितनी है, 2, है ना। तो नेजल आपको दिख रही होगी, ये रही नेजल। हाँ, दूसरी होती है इंफीरियर टर्बिनियल, तो दूसरा कोई बड़ा वाला डायग्राम देखें, क्या करें,
चलिए, इसका यही वाला एरिया होता है, यहीं पर ही वो भी पाई जाती है। इंफीरियर टर्मिनल दो होती है, और ये क्या करती है, जो नाक होती है ना, उसका जो पिछला वाला भाग होता है उसको बनाती है। और एक होती है वोमर, तो वोमर भी कहाँ पाई जाती है, नासापट्ट का ही निचला वाला भाग है, सबसे पीछे वाला जो भाग होता है वही है वोमर, है ना। जो लेक्राइमल होती है, लेक्राइमल दो है, और सबसे स्मॉलेस्ट फेस की जो बोन होती है वो लेक्राइमल होती है। इसका मतलब होता है कि नाक का थोड़ा सा भाग बनाएगी, और जो आंख वाला एरिया होता है ना उसको बनाती है लेक्राइमल। दिख रहा होगा ये वाली, ठीक है। और एक होती है जाइगोमेटिक, तो जाइगोमेटिक होती है कि वो कौन सा वाला भाग बनाती है, चिक वाला भाग, ये वाला भाग, जैसे ये वाली बोन है ये जाइगोमेटिक है। और जो गाला वाला एरिया होता है वो बनाती है। नेक्स्ट है पेलेंटाइन, कितनी होती है, दो होती है पेलेंटाइन। पेलेटाइन और क्या करती है कि जो हमारा तालू है उसका जो पिछला वाला भाग होता है, कठोर वाला भाग, उसको बनाती है। और थोड़ा सा जो आंखों का एरिया है, जो आई बॉल होता है, उसका जो पस भाग होता है उसको भी यही बनाती है। कौन, पेलेटाइन। और नेक्स्ट है मैक्सिलरी, तो ये भी दो होती हैं। और जो हमारा जो ये जबड़ा है, ऊपर वाला जो ये जबड़ा होता है ये वाला, इसमें भी दो हैं। कहाँ से, जो नाक का जो सेंटर वाला भाग होता है ना, एक इधर वाला, एक लेफ्ट वाला, दूसरा राइट वाला। अब इनमें से जो अभी तक कितना सारा बताया गया है, जैसे मान ले या तो वो खोपड़ी की हड्डियां हैं, या फिर मान लो फेस की हड्डियां हैं, ये सब भी कैसी होती हैं, अचल, मतलब चलती फिरती नहीं है, स्थिर रहती हैं। लेकिन जो ये वाली है, निचले वाला जो जॉ होता है, मैंडिबल बोलते हैं जिसको, ये क्या करती है कि ये ही क्या है, मूवेबल है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा यही चलता है नीचे वाला, बात करते हैं तो भी नीचे वाला जो मैंडिबल हड्डी है वही चल रही है, बाकी का ऊपर वाली जितनी सारी हड्डियां हैं वो सभी कैसी हैं, स्थिर हैं। और जो मैंडिबल होती है वो लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी जो फेस की हड्डी है वो मैंडिबल है। और जो सबसे छोटी है वो क्या है, लेक्राइमल, मतलब आंखों वाला जो भाग बनाती है वो सबसे छोटी है। हाँ, अब ये जानना है कि स्टर्नम क्या है, तो स्टर्नम आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया है। ये कहाँ पाया जाता है, जो क्या कहते हैं, पसलियां जो होती है ना, पसलियों का ये वाला एरिया है, जो आपको दिख रहा होगा कि पसलियों का जो ये वाला एरिया है, यही क्या कहलाता है, स्टर्नम, है ना। एक की बोन होती है, और इसमें क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, इनको अभी बताएंगे। बट उससे पहले कुछ और चीजें भी देख लीजिए कि जो कान होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तीन। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जो स्टेपीज होती है वो सबसे बड़ी है, मेलियस होती है वो सबसे, सॉरी, स्टेपीज है वो सबसे छोटी है, और जो मेलियस है वो सबसे बड़ी है। पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी, है ना, या मानो आंख, कान। मेलियस और स्टेपीज के अलावा कौन सी बताई थी तीसरी? इनकस, आप इसको ऐसे समझिए, कंटिन्यू होती है, मेलियस सबसे बड़ी, इनकस फिर थोड़ी छोटी, स्टेपीज सबसे छोटी। मेलियस, इनकस और स्टेपीज, क्लियर। चलिए, स्टर्नम समझ आया। स्टर्नम कौन सा वाला भाग है, तो देखिए इसमें तीन भाग होते हैं। एक तो फर्स्ट है ऊपर वाला, जो आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला भाग है ये फर्स्ट है, और ये जो वाला भाग है ये थर्ड, सेकंड वाला भाग है, और जो ये वाला भाग है ये थर्ड है ना। जो और अगर आपसे पूछा जाए कि लगभग कितने साइज है, तो ऐसा मानते हैं कि ये लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको कहते हैं हस्तक, ये वाला जो भाग होता है ना इसको कहते हैं हस्तक या मेनुब्रियम। और जो बीच वाला भाग होता है ये वाला, इसको कहते हैं मीजोस्टर्नम या बॉडी, ये लिखा हुआ है हालांकि यहाँ पर। और जो ये सबसे निचला निचला वाला भाग होता है इसको कहते हैं जिफॉइड, है ना, या मेटास्टर्नम।
ऊपर वाला मेनोब्रियम, बीच वाला बॉडी या मीजोस्टर्नम, और जो नीचे वाला ये वाला भाग है ये जिफॉइड या मेटास्टर्नम। अब जो ये वाला भाग है ना, यहाँ पर ऐसे बोन निकल के जाती है ऐसे, तो वो कौन सी वाली बोन होती है? हंसली। देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में, या ऐसे कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि हंसली थोड़ी ढीली हो गई है या ऐसे कुछ हो गया है, तो वो ये वाली हड्डियां होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? क्लेविकल। अभी आगे बताया जाएगा हालांकि। क्लियर हुआ स्टर्नम क्या होता है? अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पसलियों की। तो कितनी होती है? 12 जोड़ी है। 12 जोड़ी में से पहली से लेकर 7वीं तक जो पसलियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स, मतलब सत्य पसलियां। 8वीं 9वीं 10वीं जो पेयर होते हैं उनको क्या कहते हैं? फॉल्स, मतलब असत्य पसलियां। 10वीं और जो 11वीं और जो 12वीं होती है उसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, है ना? दिख रहा है? सभी को दिख रहा होगा। अब जो ट्रू रिब्स है वो क्यों है? क्योंकि वो सीधी जो स्टर्नम वाला जो भाग होता है ना उससे जुड़ी रहती हैं। जबकि जो 8वीं 9वीं और 10वीं को आप ऐसे देख रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया बना हुआ है 8वीं 9वीं और 10वीं का, तो ये वाला एरिया है वो 8 और 9वीं और 10वीं। तो देखा होगा कि ये यहाँ नहीं जुड़ी है, जबकि ये इस वाली हड्डी से ही जुड़ी है। मतलब जो 7वीं वाली हड्डी है वहां से जुड़ी हुई है, ना कि स्टर्नम से। स्टर्नम तो आके खत्म हो गया 7वीं हड्डी पर, और जो 8वीं 9वीं 10वीं जो पसलियां हैं वो किससे जुड़ी हुई है? 7वीं पसली से। इसलिए इनको क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स। और जो 11वीं और 12वीं होती हैं ये थोड़ी अविकसित प्रकार की होती हैं, और इसलिए ये फ्लोटिंग रिब्स कही जाती हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो मान लो जो तैराक लोग होते हैं या तैराकी में छोटे बच्चे जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं, तो इसका कारण वहां भी थोड़ा होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी मानते हैं कि 13वीं भी होती है, बट वो बहुत माइन्यूट सी पाई जाती है, ऐसा कुछ। क्लियर हुआ ये? यस मैम। चलिए, हाँ। नेक्स्ट है कशेरुक दंड, मतलब जो हमारा रीढ़ की हड्डी वाला भाग है उसमें कितनी कितनी पाई जा रही है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसमें 4 कर्व पाए जाते हैं। कर्व का मतलब होता है 4 मोड़ पाए जा रहे हैं, जिसके कारण ही हम काम कर पाते हैं, सीधे खड़े रह पाते हैं, झुक पाते हैं। ऐसा इसलिए। और आपको ये दिख रहा होगा 4 कर्व कौन कौन से हैं? देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये आपके 4 कर्व पाए जा रहे हैं। तो वही है कि जो गर्दन वाली जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 7। इनको क्या कहा जाता है? सर्विकल या गर्दन की हड्डियां। और खास बात यह है कि जितने धारे मतलब जितने भी जीव जो कि स्तनधारी होते हैं, चाहे उनकी गर्दन छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी में 7 हड्डियां ही पाई जाती हैं। जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग है तो उसकी जो गर्दन है उसमें भी 7 हड्डियां हैं। ऊंट है उसकी गर्दन में भी कितना है? 7 ही हड्डियां हैं। बट वहां क्या हो रहा है कि उनके जो बीच का स्थान है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, और जो हड्डियों का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन हड्डियों की अगर संख्या की बात की जाए तो वो 7 ही होती हैं। नेक्स्ट है वक्ष भाग, तो इसको कहते हैं थोरेसिक। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 12। लंबर, मतलब जो कमर वाला जो एरिया होता है उसमें 5 होती हैं। नेक्स्ट है सैक्रम या त्रिक भाग, इसमें कितनी होती है? 1। ये 1 है वो बड़े लोगों की में पाया जा रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसमें ये 5 होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो पांचों हड्डियां आपस में जुड़ती हुई जाती हैं और एक ही बनाती हैं। तो इसलिए जो मैच्योर हैं उनमें इनकी संख्या कितनी होती है? 26। और अगर बच्चों में अगर पूछा जाए कि बच्चों में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? 33। और अगर वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो कितनी होती है? 26। क्लियर हुआ? ऐसे ही जो श्रोणी वाला भाग होता है,
हाँ, जो श्रोणि वाला भाग है ना, जिसको क्या कहते हैं, कॉक्सी। दिख रहा है आपको कौन सा वाला भाग है? जो ये वाला भाग है, मतलब इसको पूंछ भी बोलते हैं कभी कभी, या फिर मान लो किसी किसी में ये थोड़ी ज्यादा उभर के आ जाती हैं, तो ऐसे मानते हैं कि किसी छोटे बच्चे की पूंछ आई है जन्म से ही, तो वो यही वाली हड्डियां होती हैं जो पूंछ वाला एरिया बनाती हैं। अब मनुष्य में तो नहीं पाई जा रही है, तो क्या हो रहा है उसमें, उसके अवशेष पाए जा रहे हैं। कौन सा वाला भाग होता है? श्रोणि। तो बच्चों में कितनी है? 5 हड्डियां हैं, लेकिन मैच्योर होने के बाद ये पूरी आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब संयोजित या सुमेकित हो जाती हैं, तो एक ही हड्डी बनाती हैं, और उसको क्या कहते हैं? श्रोणि या सैक्रम, सॉरी कॉक्सी। सर्विकल 7 है। मैम जो तिक है, तिक वो बता दो एक बार। त्रिक वाला भाग देखो, ये वाला भाग है, कौन सा वाला, आप उसको यहाँ देखिए। और जो बच्चों में जुड़ जाती हैं बड़े होने के बाद वो तिक होती हाँ हैं, हाँ हाँ श्रोणि। हाँ, नहीं दोनों होती हैं। जो त्रिक है वो भी 5 पाई जा रही है बच्चों में, और जो श्रोणि है वो भी 5 ही पाई जा रही हैं। तो वो दोनों ही क्या होती हैं? आपस में जुड़ती हैं। मतलब जो 5 है, त्रिक वाली जो 5 है पहले, वो संयोगित मतलब समेकित हो जाएंगी, तो एक बन जाएंगी। और जो श्रोणि है वो भी कितनी है? 5 ही है, तो वो भी जुड़ जाती हैं, तो वो बाद में बड़े होने पे एक ही बन जाती है। क्लियर हुआ? ये तो दोनों मिलके मतलब 8 एक्स्ट्रा हुई ना, फिर ये तो बच्चों की तो 7 एक्स्ट्रा होती हैं। नहीं, श्रोणि में आप इसको ऐसे भी मानते हैं कि या तो वो 4 होंगी या 5 होंगी। ठीक है, ठीक है। मतलब हाँ, मोस्टली 4 माना जाता है वैसे, लेकिन अगर हम बुक्स में पढ़ेंगे तो वो 5 माना गया है। आप उसको 4 या 5 ऐसे मान सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो आपको 4 ही दर्शाया जाएगा। और चलिए, अब बात हो रही थी, दोबारा से वहीं आते हैं उपांगीय वाले भाग पर, कि उपांगीय वाला जो भाग है, दूसरा वाला, एक हो गया एक्सियल, दूसरा हो गया अपेंडिकुलर। तो जो अपेंडिकुलर वाला भाग होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जा रही है? 126 है। ऊपरी भाग मतलब अंश मेखलाएं और जो हाथ होते हैं उन दोनों को मिलाया जाता है, और निचला भाग का मतलब होता है श्रोणि मेखला और पश्च पैर जो होते हैं वो। अंश मेखला आपको ऐसे समझना है कौन सा वाला भाग है, और जो श्रोणि मेखला है वो कौन सा वाला भाग है। जो श्रोणि मेखला है वो तो होता है आपका जो हिप बोन होती है ना, वो वाला भाग है। और जो अंश मेखला होती है वो कौन सा वाला भाग है? जिसको आप हसली बोलते हैं, गर्दन के पास हसली है, और पीछे रीढ़, मतलब जो पीछे वाला क्या कहते हैं, भुजा है। आपने पीछे की ओर भी देखा होगा। चलिए चित्र पर ही आते हैं, देखिए। ये वाला जो एरिया है ये तो कौन सी है? हसली। और जो ये वाला जो बोन होती है ना, ये आगे की ओर नहीं होती है, ये पीछे की ओर पाई जाती है। जैसे अगर आप अपने हाथ को पीछे की ओर टर्न करेंगे तो पीठ के ऊपर ये खूब सारी उभर के आती है, पूरा ऐसे प्लेट की जैसी बनी हुई है। तो ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं? ये दोनों ही क्या बनाती हैं? अंश मेखला। चलिए, तो बात कर लेते हैं जो अग्रपाद है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? अंश मेखला है उसकी 2 हो गई, एक तो वही ये वाली स्केपुला है ना, सॉरी क्लेविकल मतलब हसली की, और दूसरी हो गई स्केपुला। स्केपुला को आप क्या कह सकते हैं? और अंश फलक, हिंदी में कहते हैं इसको अंश फलक। और जो ये वाली जो बोन होती है हसली वाली, उसको हसली या हाँ हसली ही बोलते हैं। और एक है अपर बाहु, है ना। अपर बाहु का मतलब होता है ये वाला जो एरिया है, ये क्या कहलाती है? ह्यूमेरस। ठीक है। दूसरा है प्रबाहु, तो प्रबाहु का मतलब हो गया जो ये वाला एरिया है, ये प्रबाहु है। यहाँ पर 2 हड्डियां हैं, एक है रेडियस, दूसरी है अल्ना। अल्ना सॉरी, हाँ, रेडियस और अल्ना। अब जो रेडियस है, 1 मिनट, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए, आप इसको ऐसे देखिए, जो रेडियस होती है वो अंगूठे की ओर पाई जाती है, और जो अल्ना होती है वो आपकी छोटी उंगली की तरफ पाई जा रही है, जो हमारा हाथ है ना। आप उसको ऐसे देखिए, अगर जो हड्डी है वो अंगूठे की तरफ है वो रेडियस है, और जो अल्ना की तरफ होती है वो
सॉरी, जो छोटी उंगली की तरफ होती है वो कौन सी होती है? अल्ना। और हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं हैंड, है ना। वैसे ये बात हो रही है कि जैसे मान लो जो हाथ है हमारा, उसके 3 भाग हो गए, कौन कौन से? बाहु, प्रबाहु और हाथ, हैंड वाला भाग। हाँ, हस्त बोलते हैं हालांकि उसको। अब नेक्स्ट है मैम जो अंश कलाई है, मेखला कलाई। इसे एक बार और बता दो, अंश मेखला को। अंश मेखला कौन सा वाला एरिया है? ये वाला एरिया। और इसको क्या, जो अंश मेखला है उसमें 2 बोन पाई जाती है, अकेली नहीं, 2 बोन को मिला के अंश मेखला बनाया गया है। कौन कौन सी? एक तो हसली है ना, जो आपको ये दिख रही है। दूसरी स्कैपुला है, जो ये वाला भाग है। हसली आपको दिखता होगा आगे की ओर ही पाई जाती है, गर्दन की तरफ ही, है ना। मतलब गर्दन से आप शोल्डर की तरफ जाओगे तो जो हड्डी आपको दिखती है वो कौन सी है? हसली। और जो स्कैपुला होती है ये कब दिखेगी? ये पीठ की तरफ पाई जाती है। आप अपने हाथ को पीछे की ओर टर्न कीजिए तो पीछे पूरा प्लेट के जैसा दिखाई देता है, वही है स्कैपुला। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि बात हो रही है जो हैंड है हमारा या जो हस्त है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो जो रिस्ट है हमारी कलाई, उसमें होती हैं 8। और इन हड्डियों को क्या कहते हैं? कॉर्पल। जो हथेली होती है उसमें कितनी होती है? 5। इनको क्या कहा जाता है? मेटाकॉर्पल। और जो फिंगर होती है उसमें होती है 14 हड्डियां, है ना, और उनको कहते हैं फेलेंजेस। 14 हड्डियां कैसे हैं? जो सारी उंगलियां होती हैं उनमें 3-3 है, लेकिन जो अंगूठा है उसमें केवल 2 ही हड्डियां पाई जा रही हैं। क्लियर? इसमें हाँ, मतलब चारों उंगलियों में 3-3, बट अंगूठे में ओनली 2। अब आ जाते हैं पक्षपाद पर। तो जो श्रोणि मेखला है वो कौन सा वाला भाग है? जो आपका हिप बोन है वो ये वाला भाग है, श्रोणि मेखला। और जो श्रोणि मेखला बनी होती है उसमें अगर ये आपको ऐसे करना है कि आपको इसको बीच में से डिवाइड कर लीजिए कि एक बोन इधर है, दूसरी बोन इधर है ना। अब होता क्या है कि जो एक बोन होती है ना श्रोणि मेखला की या पेल्विक गर्डल की, ये ना 3 बोन का मिला हुआ रूप है, मिला जुला रूप। कौन कौन सी होती है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कौन कौन सी है? बड़ा करके देखेंगे थोड़ा, देखिए। जो इलियम होती है वो यहाँ पाई जाती है, ये वाली। इस्चियम जो होती है वो ये वाली है। प्यूबिस जो है वो ये वाली है। तो 3 हड्डियां आपस में मिलके एक हड्डी बना रही हैं, और वही क्या है? श्रोणि मेखला। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं जो जांग वाली जो हड्डी होती है। जैसे मान लो आप टांगों की हड्डियों की बात करेंगे तो 3 भागों में बटा हुआ है, जांग, जंघा और पैर। तो जांग की जो हड्डी होती है वो क्या कहलाती है? फीमर, है ना, सबसे बड़ी भी है। कौन सी है? ये वाली फीमर है। जंघा, शंख, मतलब जिसको हम पिंडली बोलते हैं, वो वाला भाग है। तो उसमें कौन कौन सी होती है? 2 होती है, टीबिया और फिबुला। जो टीबिया होती है वो अंगूठे की ओर पाई जाती है, और जो फिबुला है वो छोटी उंगली की तरफ पाई जाती है। जो टीबिया है वो थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी मोटी है, जबकि जो फिबुला होती है वो आपको दिख रहा होगा, पतली है थोड़ी और बाहर की ओर है। नेक्स्ट, पैरों की अगर बात करें तो एंकल में 7 होती है। जो पैरों का तलवा है उसमें 5 होती है। और जो फिंगर है उसमें भी 14 है, सेम वैसे ही जैसे अंगूठे में 2 पाई जा रही है और बाकी की सभी फिंगर में 4-4 पाई जा रही है। 3-3 में पाई जाएंगे, 4-4। हाँ सॉरी, 3-3। चलिए, ये क्लियर हो गया? यस मैम मैम। जो फुट है एंकल, उसे और एक बार बता दो। देखिए, जो फुट है ना, उसमें 3 भाग होते हैं। एंकल वाला एरिया है, दूसरा सोल है, सोल का मतलब होता है तलवा, है ना, और अगला है फिंगर। तो जो एंकल वाला एरिया होता है उसमें 7 हड्डियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। आप ऐसे समझिए कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कुछ पड़े हुए हैं, वो 7 होते हैं। सोल जो होता है, तलवा होता है, उसमें 5 होती हैं। आपने देखा होगा ये लंबी होती है, उंगलियों से भी लंबी हड्डियां हैं। तलवे वाला भाग ऊपर दिखता है पूरा वो। और जो फिंगर होती है उसमें 14 है, उंगलियों में 3-3 और अंगूठे में 2।
और अंतर सिर्फ इतना है कि जो रिस्ट होती है उसमें 8 पाई जाती हैं और जो यहाँ पे जो एंकल है उसमें 7 पाई जा रही है, वरना सेम उसकी तरह ही है। अब नेक्स्ट है आपका संधि स्थान, मतलब आपके जो जॉइंट होते हैं वो क्या है। तो जॉइंट का मतलब होता है दो हड्डियों को के जुड़ने का जो स्थान होता है वही क्या है, संधि स्थान या संधियां हैं। 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है फ्री, दूसरी है अपूर्ण संधि या मान लो इम्परफेक्ट है या थोड़ी सी मूव करती है, और थर्ड जो होती है वो कैसी होती है, इमूवेबल, मतलब मूव नहीं करती। ये जॉइंट है कुछ। तो आपको इनको ऐसे देखना है कि जो फर्स्ट वाला जॉइंट है वो कौन सा है, गेंद और प्यालेनुमा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, अंश मेखलाओं में और स्नोडी मेखलाओं में। आपको ऐसे समझिए कि ये क्या होता है, एक दूसरे में फंसी हुई होती है, कि एक बॉल की जैसी कोई संरचना है, उसमें होल है और उसमें कोई एक हड्डी फंसी हुई है। जैसे देखिए आप ये वाला एरिया देखिए, तो आप उसको ऐसे देखेंगे कि एक हड्डी में दूसरी हड्डी फंसी हुई है, और आपने देखा होगा इसीलिए आप अपने हाथ को बहुत ज्यादा एरिया में घुमा पाते हैं। दूसरी है कब्जेदार, है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो भी टर्न जो होता है ना वो केवल एक ओर ही होता है। तो आपने देखा होगा जो कुहनी है वो हमारी एक ओर ही झुकेगी, मतलब किधर की तरफ, शोल्डर की तरफ, है ना, अपोजिट नहीं जा सकती। या आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कुहनी होती है वो फेस की तरफ ही झुक के आती है, अदर दूसरी साइड में नहीं जाएगी। ऐसे घुटना भी है, पीछे की तरफ ही आएगा। और नेक्स्ट है ग्लाइंडिंग। तो ग्लाइंडिंग का मतलब होता है कि ये क्लियर हुआ कब्जेदार क्या होती है। आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसी हड्डियां जो केवल एक ओर ही मुड़ पाती हैं, वहां पर अगर कोई जॉइंट पाया जा रहा है तो वो कैसा है, कब्जेदार है। और जो ग्लाइंडिंग का मतलब होता है कि जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे पर फिसल रही हैं। तो हाँ, कलाई जो होती है वो आपने देखा होगा कि कई कई सारी ओर घूम जाती है ना। और टखने का जो टिबिया या फुबला वाली जो हड्डियां होती हैं वो भी क्या होता है, ज्यादा एरिया में थोड़ा मुड़ जाती है। नेक्स्ट है रूडी या सैडल हड्डियां। तो अंगूठा है, आप देख सकते हैं कि अंगूठा बहुत ज्यादा एरिया में घूम रहा है ना। उंगलियां भी आगे की ओर भी हो रही हैं, थोड़ा सा पीछे की ओर भी हो रही हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, आगे की ओर बहुत ज्यादा बट पीछे की ओर बहुत कम। नेक्स्ट है खूंटीदार। तो खूंटीदार का मतलब होता है कि जो खोपड़ी है ना वो चारों तरफ घूमती है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी का जो क्लेविकल वाला भाग होता है, गर्दन वाला जो एरिया होता है, आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे एटलस घूम रहा है। आप समझ रहे हैं कि एक बोन तो है वो फिक्स है और उसके ऊपर एटलस है। इतना तेज तो नहीं घूम रहा है कि आप अपनी गर्दन को एटलस के जितना फास्ट घुमाओ, लेकिन आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो रोटेट हो रही है। क्लियर हुआ। तो ये वाली जो हड्डियां होती है ये कौन सी होती है, मूवेबल होती हैं, मतलब मूव कर पाती हैं। और एक होती है इमूवेबल, तो वो कौन सी है, देखिए बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है एक बॉल है, आप उसको ऐसे समझिए जैसे एक बॉल आधी कटी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर एक दूसरी बोन ढकी हुई है। और कैसे जा रहा है कि जो दूसरी वाली बोन उसमें लगी हुई है, जैसे आपने हड्डी देखी है हाथ वाली, तो हाथ वाली हड्डी में आप क्या करते हैं कि उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, है ना। तो आप उसको ऐसे समझिए कि आधा कटा हुआ बॉल है और उसमें उस हड्डी को लगा दिया जाए, तो ये कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट की जैसी संरचना है। और ये ऐसे ही घूमती है कि थोड़ा सा ज्यादा घूम पाती है और उसमें ही घूम रही है, उस बॉल के अंदर ही होके घूम रही है। और दूसरी है कब्जेदार। तो इसका मतलब होता है कि ये हड्डियां एक ही दिशा में घूमती हैं। जैसे आप कोहनी ले लीजिए, घुटना ले लीजिए, है ना, उंगलियों के जो आगे वाले पोरे होते हैं ना, आगे सबसे आगे वाले, वो वाले जो भाग होते हैं वो भी। ग्लाइंडिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे पर फिसलती हों जो। तो रेडियस और अल्ना होती है वो कलाई है, वो भी कुछ ज्यादा ही मूव करती है, बहुत ज्यादा मूव। सैडल का मतलब होता है कि जो अंगूठा है वो बहुत ज्यादा एरिया में घूम रहा है, आगे भी हो रहा है, पीछे भी थोड़ा सा हो रहा है, आगे की ओर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पीछे की ओर थोड़ा कम हो रहा है। और ऐसे ही हथेली की भी कुछ ऐसे ही है, फिसल जाती हैं। आपने देखा होगा आप हाथ को चूड़ी वूड़ी पहनते हैं तो पूरा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कुछ
और नेक्स्ट है खूंटीदार। पाइवोट का मतलब होता है कि एक अस्थि स्थिर है और दूसरी अस्थि उसके ऊपर रोटेट हो रही है, ऐसे कुछ। तो ये पाई जाती है जो क्या कहते हैं, गर्दन की जो पहली और दूसरी वर्टिब्रा होती है वो वाले एरिया में। क्लियर हुआ? चलिए, और अपूर्ण संधि का मतलब होता है कि ये इम्परफेक्ट है, कोई भी मूवेबल नहीं है। सॉरी, जो अपूर्ण होती है उसका मतलब होता है कि थोड़ी बहुत मूव करती हैं। तो वो कौन सी होती है? रीढ़ की हड्डियां हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। और आपने देखा होगा कि हम झुकते हैं या ऐसे कुछ कर पाते हैं, तो वहां फ्रीली मूवेबल नहीं है। और अचल संधियों का मतलब होता है कि जो खोपड़ी है उसकी जो हड्डियां होती हैं वो अचल होती हैं, क्योंकि जो सूचर वाला जो एरिया होता है उसके द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको देख के समझ पाओगे कि ये जो हड्डियां होती हैं इनके बीच में ना तो कोई फ्लूइड पाया जा रहा है ना कुछ भी पाया जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? मूवेबल नहीं है। और जो ये वाले जो भाग होते हैं इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भी पाया जाता है, एक द्रव के जैसी कोई संरचना पाई जाती है जो इनको घिसाव से भी बचाती है और चलन में भी थोड़ी सहायता करती है। चलिए, खत्म होने वाला है बस टॉपिक। हाँ, ये आपके एक जॉइंट है, आप इनको एक बार देख लीजिए बस थोड़ा ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएगा। आपकी उसमें भी दिया हुआ है, SCERT की जो PDF है उसमें भी, तो बस आपको एक बार देखना है। चलिए, ओके, थैंक यू। कुछ भी ऐसा जो अभी तक क्लियर ना हुआ हो? मैम कल पूछ लेंगे ऐसा, रीडिंग लगा के हाँ एक बार। हाँ, एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको दोनों